दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआईसी अल्मोड़ा के कुछ छात्रों से और जानेंगे उनके विचार। तो मेरे साथ हैं रितेश, और रितेश क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। रितेश ने बताया कि उनकी जो शिक्षा हुई है अब तक की, वो नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से हुई है। बाकी रितेश अपने बारे में खुद बताएंगे। तो रितेश, बताइए आप अपने अनुभव के बारे में और जीआईसी आने के क्रम के बारे में। मेरा नाम रितेश कुमार है। मैं कक्षा 11वीं कला संकाय का छात्र हूँ। अभी तक की मेरी 10वीं तक की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से हुई है। ओके। 11th में मेरे कला संकाय चुनने का यही मकसद था कि मुझे आर्ट्स पे इंटरेस्ट था। मेरे पेरेंट्स ने बहुतों ने मुझे सजेस्ट किया कि साइंस पढ़ ले, साइंस से स्कोप बहुत है आगे, तेरे परसेंटेज भी अच्छे आए हैं। मुझे लगा कि बच्चे का जो आगे का जीवन उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए। आज तक का अगर ज़बरदस्ती बच्चे साइंस भी ले लें तो उनकी रुचि नहीं है तो आगे उस क्षेत्र में कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकते हैं। और साइंस में भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि जेई नीट वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं जो निकालना बहुत टफ है। उसके ऊपर से हमको बहुत सारी घटनाएं ऐसे देखने को मिलती हैं कि यहाँ रितेश ये बताना चाह रहे हैं कि जेई या अन्य जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में विगत दिनों जो घटनाएं घटी हैं, वह एक आम बच्चे के लिए इतनी मेहनत करने के बाद वाकई बहुत पीड़ादायक है। रितेश का एकमात्र लक्ष्य कला संकाय में आने के पीछे यही है कि वो मानविकी विषयों के साथ भविष्य में मानविकी हम अपने भविष्य में शाखा के ओके अंतर्गत रितेश, कुछ इफ़ यू विशेष डोंट कार्य माइंड करना चाहते बेसिकली हैं। आप ज़रा बताएं मुझे अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, परिवार के बारे में, पिताजी माताजी, घर गांव कहाँ है। सर बेसिकली मैं एक डेप्राइव्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम हमारी एक न्यूक्लियर फैमिली है और मेरे परिवार में मैं एक मेरे बड़े भैया हैं, मेरी माताजी, मेरे पिताजी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। सर मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी अभी तक इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी यही है कि अपने हालातों को सुधार करना है। आप अल्मोड़ा से ही हैं या फिर आप बाहर से कहीं से हैं? सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है, मैं नैनीताल से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में हम अल्मोड़ा से ही, मेरा बेसिकली मैं नेटिव स्टेट मेरा अल्मोड़ा ही है। अल्मोड़ा ही है। अच्छा, ठीक है। हाई स्कूल में आपकी क्या परसेंटेज रही है रितेश? सर हाई स्कूल में 90.2%। 90.2%। ओके। तो नवोदय का जो शैक्षिक वातावरण है, जो वहाँ का एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, और ये जो हमारा सरकारी संस्थान है, ये वो भी सरकारी संस्थान था? हाँ जी ये भी सर। सरकारी संस्थान है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद हाँ सर होता था, यहाँ पर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो कोई ऐसा बेसिक अंतर आपको लगा सहपाठियों में भी और इस विद्यालय के प्रशासन में भी? सर मुझे लगता है जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत में शिक्षा का वातावरण बहुत अच्छा था। वहाँ एक बेसिक शेड्यूल जो तैयार किया गया था उसके अनुसार बच्चे को चलना पड़ता था और इसी से ही बच्चा अपनी गतिविधियों को कर पाता था। और ये हमको 6 से सिखाया जाता था कि सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, 8:30 से क्लासेस होनी है तो क्लासेस होनी है। तो हमने एक स्केड्यूल में रहना जवाहर नवोदय विद्यालय से सीख रखा। उसमें से क्लासेस का बहुत सारा टाइम दिए जाते हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी, मैंने यहाँ के स्कूलों में देखा है कि बच्चे सेल्फ स्टडी आजकल बहुत कम हो गई है ड्यू टू फोन्स। सर कि वहाँ पे मोबाइल्स की फैसिलिटी नहीं है तो बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी खुद ही करते हैं। और सर सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर भी मुझे यही लगता है कि सेल्फ स्टडी के बिना ही कुछ ज़्यादा अंक ग्रहण करना हमारे इसमें नहीं है। अच्छा, जैसे एक बात तो ये भी की जा सकती है कि जब बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है तो वो क्लास 6 में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, यानी कहीं ना कहीं एक क्रीम वहाँ पर जाता है। तो वो बच्चे ऑलमोस्ट एक उम्मीद की जाती है कि शायद ठीक ठाक काम करेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे इस तरह के स्कूल्स में आते हैं कि जहाँ पे कोई एंट्रेंस का बैरियर नहीं है, तो यहाँ सभी तरह के बच्चे आते हैं, तो उसका शायद थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि असर दिखता होगा। तो
बेसिकली काम एजुकेशन का काम ये करना है जो हम बात कर रहे हैं। आपने एक बात कही थी भी कि मैं डिप्राइव्ड से हूँ, तो मुझे तो लगता है कि एजुकेशनली तो सब लोग, चाहे ये किसी भी क्लास को बिलोंग करते हो, लेकिन एजुकेशनली सब डिप्राइव्ड ही हैं, हाँ जी क्योंकि सबको एक बेटर एजुकेशन चाहिए। तो उस सिलसिले में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, मीन्स जो एफर्ट्स हैं स्कूल के, टीचर्स के, उनको आप किस तरह देख रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि टीचरों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है बच्चे के आगे के जीवन में। टीचर जब मुझे लगता है सर, टीचर अगर बच्चा कोई नहीं भी पढ़ना चाहिए और टीचर में बहुत क्षमता हो कि वो हर बच्चे को पढ़ा सकें, तो वही एक असली शिक्षक है। बच्चे को इस हद से मजबूत कर देना, ज़रूरी नहीं फोर्सफुली मार के धमका के नहीं, उनके बातों में उनकी टोन ही इस प्रकार की होनी चाहिए कि बच्चा, हर एक बच्चा उनको सुने, उनकी आज्ञा का पालन करे। और हमारे इसमें देखने को बहुत मिल सकते हैं टीचर जैसे सर आप। नहीं, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही है कि शिक्षा कई बार भी जो है हम देखते हैं कि शिक्षा बाय फोर्स नहीं होती है। और मेरे साथ ऐसे वाक़ये भी हैं कि जब मेरे स्टूडेंट रहे पिछले स्कूल्स में, अगर मैं बात करूं केंद्रीय विद्यालय रायवाला की 2006-07 की, तो वो बच्चे कहते थे कि 8th के बच्चे कि स्कूल क्या सिलेबस पूरा कराने के अड्डे हैं या कुछ और। यानी बच्चा सिलेबस नहीं चाहता है, वो कुछ अलग चाहता है। ठीक है, अब देने की जहाँ तक बात है, तो हमारे यहाँ पर 2005 में NCF आया, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, और कृष्ण कुमार जी हमारे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट उसमें रहे हैं। तो उन्होंने भी एक बात कही है कि भाई पनिशमेंट के द्वारा तो शिक्षा संभव ही नहीं है ना, क्योंकि शिक्षा तो जीवन को निर्माण करने के लिए है। हमें पास तो कराना, आपको पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन जीवन कैसे चलना है ये शिक्षा का काम होता है। तो यहाँ पर आपकी आइडियोलॉजी मुझे ठीक ठाक लग रही है। तो इसमें ठीक है कि जो बच्चे अब सिंसियर नहीं हैं, कई बच्चे सिंसियर नहीं हैं। देखिए, हम जो है प्राइमेट से हम बने आदिमानव, आदिमानव से हम आगे बढ़े और होमो सैपियंस बन गए। हमारी जर्नी आगे जारी है, और इस जर्नी में नॉलेज, बुक्स, स्टडी सब हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आगे। इन्हें हमें इन्हें कैरी करना ही पड़ेगा। अब कुछ को ये रहता है कि शायद इसके बिना काम चल जाएगा, जो कि बहुत गलतफहमी में है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं क्लासेज में, मैं जानना चाहता। सर, मुझे लगता है कि एजुकेशन भी एक हद तक ही सीमित है। बच्चा ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन के बेस पर ही कुछ आगे कर पाए। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुझे लगता है कि बच्चे स्किल्स में अगर ज़्यादा ध्यान दें तो बहुत अच्छा है। टीचर, अगर बच्चा कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहता है और वो किसी अगर दूसरी रुचि में अगर चाहता है कि मैं किसी स्किल को अडॉप्ट करूँ फ्यूचर में, तो मुझे लगता है सर टीचर को थोड़ा सा उनको पुश करना चाहिए कि हाँ, बस मेरे सब्जेक्ट में तुम पास हो जाओ, बाकी तुम अपनी स्किल्स में इसके लिए आगे तुम कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन के बेस पे ही आगे कुछ किया जा सकता है। तो टीचरों का कहना यही होता है। नहीं, बेसिकली एजुकेशन का हम जो संबंध जोड़ रहे हैं वो कोर्स से नहीं जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं सिविलाइजेशन से, सभ्यता से। क्योंकि हमने कहा हम आदि मानव से मानव बने हैं, और आज हम आधुनिक मानव हैं, और सबसे बुद्धिजीवी मानव अपने आप को कहते हैं आज के दौर में। तो इस बुद्धिजीवी मानव होने की कुछ शर्तें हैं, और हमारे कुछ व्यवहार हैं जो हमें सीखने होंगे। उन व्यवहार को अगर हम सीखेंगे तो फिर हम आगे की जनरेशन को दे पाएंगे। मैं सीखने को या शिक्षा को इसी संदर्भ में देखता हूँ कि किताब तो कोई बच्चा पढ़ लेगा, किताब पढ़ना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जीवन की शिक्षा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो वो हमें, मुझे लगता है कि वो सब मिल के समझना चाहिए, क्योंकि मानव सभ्यता को बचाना और इसकी रक्षा करना सिर्फ टीचर का काम नहीं है, हाँ जी सर। इसमें बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इसी का पार्ट हैं और आगे जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर लर्निंग टुगेदर हो हाँ जी सर। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये बड़ी दिक्कत मैंने ये देखी है स्कूल्स में कि बच्चे अपनी बात रखते नहीं हैं, हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना। बच्चों को अपनी बात रखनी चाहिए, बात रखनी चाहिए, बात बोलनी चाहिए कि ये समस्या है। तो बच्चे बात शायद नहीं रखते हैं, और जिस कारण हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, ये भी एक रहा है। अच्छा, दूसरी बात, आपने ह्यूमैनिटीज़ की बात कही है, तो ह्यूमैनिटीज़ से आगे कुछ विशेष लक्ष्य हैं या? सर, ह्यूमैनिटीज़ से लक्ष्य बहुत है सर। ह्यूमैनिटीज़ सबसे पहले मानवता का ज्ञान कराता है, उसके बाद समाज में उठना बैठना, जीवन, एक सर सोशल हमको सामाजिकता प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि IAS PCS, सर बहुत सोचते हैं कि IAS की तैयारी कर रहा होगा, PCS की,
तैयारी कर रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इससे बस इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं। सर, इससे हमको अपने बेसिक संविधान के बारे में, मौलिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, तो इससे हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इससे, जैसे नाम ही है ना सर, मानविकी, ह्यूमैनिटी, तो मानवता को भी हम इससे अच्छे से बोध करा सकते हैं, और अब मानव कल्याण के लिए इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर। तो चलिए, ह्यूमैनिटीज़ में आपने ये बताया कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आईएएस बनूं या पीसीएस बनूं, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं। बिल्कुल सर। और ये होता भी है कि जो हमारी कोर्स बुक्स हैं, वो कोर्स बुक सिर्फ पास कराने के माध्यम के लिए नहीं होती हैं, बल्कि वो उसमें कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में यूज़ करनी पड़ती हैं, ताकि हम बेहतर ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा आप साइकोलॉजी भी शायद में होगा आपके पास, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो सीखने का काम यही है कि जो भी आपका कोर्स तैयार किया गया है आपके लिए 11th या 12th में या फिर 6 onward, उसका मकसद है कि बच्चा इनको सीखे और फिर अपने जीवन में अप्लाई करे, ठीक। तो अब मेरे साथ चेष्टा भी है। तो चेष्टा, आप भी इस विद्यालय में पहली बार, यस सर। आपको क्या लगा इस स्कूल में? स्कूल में कुछ जो पॉजिटिव इसके जो पक्ष हैं विद्यालय के, सकारात्मक चीज़ें आप एक बार मेरे साथ जरा बताइएगा, क्या क्या है स्कूल में? सर, यहाँ मतलब पढ़ाई के लिए भी सही है, और मुझे मतलब आर्ट साइड लेनी थी, तो मैं इसलिए यहाँ आए। अच्छा, तो एम्बिशन क्या है, मतलब उसके बाद फाइनल क्या बनना है लाइफ में? सर एडवोकेट। एडवोकेट बनना है, ठीक है। तो रितेश, क्या हमें देश में लोगों को न्याय की ज़रूरत है? सर, देश में न्याय की ज़रूरत बहुत है सर, आज के समाज में तो बिना न्याय के। तो न्याय के लिए एडवोकेट के काम करेंगे ढंग से? यस सर। अच्छा, और साथ में अपूर्वा भी हैं। तो अपूर्वा, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर, 12th के बाद पहले मैं कोचिंग करूँगी, उसके बाद फिर पूरी ग्रेजुएशन करूँगी, उसके बाद आई वांट टू क्लियर द यूपीएससी। यूपीएससी के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पीछे जो बच्चे हैं ये, और इनका क्या है, ये कहीं जाना चाह रहे हैं? और पीछे वाले हिमांशु, आपको कुछ सोचा है लाइफ में कि कहीं जाना है, किसका क्या करना है आगे? पीछे प्रिंस, ओके। अच्छा, बेहतर समाज के निर्माण के लिए छात्रों की क्या भूमिका हो सकती है, शुभम पांडे? बेहतर समाज के निर्माण में छात्रों की भूमिका क्या हो सकती है? सर, वो डिसिप्लिन बने और टीचर्स की डिसिप्लिन दे कि वो हमें पढ़ाए, और उनकी जो बातचीत होगी उनमें ज़्यादा फोकस करें और उसमें जाके रिवीजन करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। अच्छा विशाल, आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि भारत आज़ाद 1947 में हुआ है, संविधान पूरी तरह से लग गया था 26 जनवरी 1950 को। पिछले सालों में, इतने समय में, इतना टाइम हो गया करीब हमारे पास, कुछ बदलाव देखते हैं आप समाज में? बदलाव कुछ आए हैं या फिर नहीं आए हैं? कानून में बदलाव तो आए हैं, परंतु उसका जो पालन संहिता होती है, और उसको पालन करवाने के लिए जो कानून के लोग होते हैं, वही खुद कानूनों का पालन नहीं करते, तो इसलिए समाज हमारा पीछे छूटते जा रहा है। हाँ, एक बात मतलब ये है कि देखिए, सीधे एक बात आ रही है कि हम शायद ऑनेस्ट नहीं हैं, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं हैं, और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर बात करते हैं। यानी जो दकियासुनी विचारधाराएं चल रही हैं सदियों से, उन्हीं को मानते हुए आ रहे हैं। ऐसा कुछ है अभी भी रितेश? हाँ जी सर, मुझे लगता है कि हम अभी भी पुरानी विचारधाराओं के आधार पर ही चल रहे हैं। मुझे लगता है सर कि जो हमारा समाज के हमारे पॉलिटिशियन से राजनेता हैं, वो भी अपना काम बाकायदा नहीं कर रहे हैं। लोगों के मन में यही विचार फैल गया है कि अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं, तो हमारा करना इससे कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात, दूसरी बात यह है, पीछे भूमित और कौन है, प्रिंस भी बैठे हुए हैं, है ना। ये एक चीज़ हमें और लगती है कि सरकार की कोई भी योजना आती है, कोई भी वैकेंसीज आती है,
या कहीं पर सिलेक्शन क्राइटेरिया कहीं पर भी होता है, वो उसका रिजल्ट बाद में आता है, उस पर क्वेश्चन पहले उठ जाते हैं कि भाई इसमें गड़बड़ हो गई है। ऐसा क्यों? भूमि तक क्यों लगता है आपको ऐसा क्यों होता होगा? कोई भी चीज़ हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार ने कोई भी काम किया, माना उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, या सपोज आपका सिलेक्शन होना है फुटबॉल टीम के लिए, ठीक है, सिलेक्शन वाला नहीं हो पाया किसी कारण से, आपसे उनको सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, तो आपको जो उत्तर होगा वो चौंकाने वाला होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म हो गया, करप्शन हो गया। क्या ये चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं? भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार है इस देश में? क्या मानते हैं, चेष्टा है? भ्रष्टाचार है इस देश में? तो भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? अपूर्वा, आप तो यूपीएससी जा रहे हैं, ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी होगी, कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, तो कैसे करेंगे? सर फर्स्टली शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। खुद से करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, राजेश, कि माना आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले कोई अधिकारी हैं, ठीक, तो आप कैसे काम करेंगे? पहले तो हम ये कि भ्रष्टाचार मतलब, क्योंकि कई ऐसे नेता जो भ्रष्टाचार मतलब कर रहे हैं हमारे देश में अभी भी, और कई तो ऐसे हैं जो मतलब उस केस में मतलब जेल में जाते हैं, तो वो 1 महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाते हैं। और मतलब जो ये भ्रष्टाचार होता है, अगर इनका 10% भी अगर हम गरीबों को देंगे ना, तो मतलब उनकी थोड़ी लाइफ जो है मतलब बन सकती है उनके बच्चों के लिए। तो हमारे देश के जो नेता हैं तो भ्रष्टाचार के लिए मतलब 1 नंबर तो है, लेकिन उनको रोकने के लिए भी सरकार को कोई ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जो नेताओं को मतलब समझा सके कि भ्रष्टाचार से मतलब यहाँ राजेश अपनी बातचीत में ये बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन ऊपरी स्तर से किया जाना और आवश्यक निखिल, है। अगर आप सबसे इस देश पहले के प्राइम मिनिस्टर नेताओं होते तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती, क्या काम करते आप? अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते क्या करते आप? सर सबसे पहले तो सर जिनको सर जो योजना नहीं है, वो रोजगार जिनको नहीं मिलता सर उनको रोजगार मिलता। और सर जैसे कई गांवों में पानी की व्यवस्था वो नहीं आती। निखिल यदि प्रधानमंत्री होते तो सबसे पहले वे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते, जिसमें रोजगार, अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य, लोगों की शिक्षा, मूलभूत जो आवश्यकता है पानी, उनकी ओर बिजली हमें ध्यान देना आदि चाहिए। है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, एक बात मुझे और लगता है रितेश कि जब कोई कमज़ोर व्यक्ति गलत काम करता है तो वो दिल से गलत काम करना नहीं चाहता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो शायद तब कोई ऐसा डिसीजन लेता है। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं टॉप में, कोई बड़े पॉलिटिशियन हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं या फिर हम कहें बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास सब कुछ संपन्नता है, जब वो करप्शन करते हैं तब थोड़ा समझ में नहीं आता है ऐसा वो क्यों करते हैं करप्शन। सर गांधी जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश में लोगों का पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। सर लोगों का लालच कभी ख़त्म होता ही नहीं। जितने टॉप पे हैं सर, सभी को कौन नहीं चाहता कि हमारे शक्तियों में वृद्धि हो। सो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सबसे पहले अपनी सर जैसे मैंने बोला ना कि पेटी नहीं, लोगों की पेटी को नहीं भर सकता, वैसे ही उनकी पेटी भी नहीं भरती सर। तो चेष्टा, क्या लोकतांत्रिक समाज में ये ज़रूरी है कि लोग शक्तियों को अर्जित करने की ओर बढ़ें? व्यक्तिगत तौर पर लोकतांत्रिक समाज में ऐसा है? हम एक डेमोक्रेटिक समाज में रह रहे हैं और मैं चाहूँ कि मैं अपनी शक्ति में वृद्धि करूँ, तो अगर मैं शक्ति में वृद्धि करूँगा तो मैं तो फिर कुछ समय बाद अपनी मोनोपोली करने लग जाऊँगा, यानी तब डेमोक्रेसी की जो मूल अवधारणा है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तो रहेगा फिर, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज़ तो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए स्कूल लाइफ से ही, कि जितनी हमारी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उतना हम काम करें। अगर एक्सेस की ओर भागते हैं, ठीक है, या औरों से हम अलग दिखने की कोशिश करते हैं, भाई फाइनली तो हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन ही रहेंगे, है ना?
अगर हमें एक्सेस करना है तो देश के लिए कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बन जाएं कि हम जो देश का भी जाने वाला है, विनस के लिए मिशन जाने वाला है, उसमें कंट्रीब्यूट करें, मार्स में कंट्रीब्यूट करें, है ना, भलाई करें देश के लिए। लेकिन देश के संसाधनों को सिर्फ अपने लिए यूज़ करना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अभी भी डेमोक्रेटिक फीलिंग्स जो है या प्रैक्टिस जो है वो पूरी तरह नहीं आ पाई है, ऐसा आभास यहाँ पर लगता है। और ये जिम्मेदारी शायद स्टूडेंट्स की होती है कि जब वो आगे जाएं तो वो उन चीज़ों को जो है समाज में रखें कि भाई डेमोक्रेसी ये होती है। क्योंकि आप आज के बच्चे हैं, जो कल के लोग थे उन्होंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये तो वो जाने। आप आज जो पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पर आप एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। और भारत में ये भी है कि जिस तरह से यहाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, मैं एक मुद्दे पर और आना चाहूँगा, अगर आपकी स्पष्ट राय हो तो। सोशल मीडिया पर काफ़ी चलता है आए दिन रिलीजियस बेस्ड एक्टिविटीज़, और जो इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं है, और संविधान ये कहता है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट देगा और आगे बढ़ने के अवसर देगा, ठीक। लेकिन जो कुछ में से यहाँ बातें चल रही हैं धर्म विशेष की, क्या इनसे राष्ट्र की एकता को खतरा तो नहीं कहीं रितेश? बिल्कुल ऐसे। तो जैसे हाल ही में एक लॉ पास हुआ था कि कांवड़ यात्रा में सभी दुकानों में, मिठाई की दुकान में, पूजा की दुकानों में लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे सर। लोग अपना पूरा नाम लिखेंगे, जिसके तहत कांवड़ यात्रा में जो भी लोग होंगे अगर वह दुकान का ओनर अगर मुसलमान हो तो कोई वहाँ से लेना पसंद करेगा सर। पार्लियामेंट में ज़्यादा मुद्दा क्या आगे तक गया, हाँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। तो जब देश की सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट ही ऐसे कानून को पास कर रही है, राइट टू इक्वालिटी का हनन कर रही है, तो ऐसे में देश को धर्मनिरपेक्ष कहना सही नहीं है बस। अच्छा, जैसे देश 1947 में आज़ाद हुआ है, 1947 से पहले इस देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर हम वो गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद का है कि बाबर के सिपासलाकार थे मीर बांकी, ऐसा जो बताया जाता है। हमारे पास इसके स्पष्ट कोई तो साक्ष्य नहीं है ऐतिहासिक ग्रंथों में। तो मीर बांकी ने वहाँ पर कोई मंदिर था, कुछ तोड़ा वाली बात आ रही है, ठीक है। और ये हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में जितने भी जो टेम्पल तोड़े गए हैं उसके पीछे उद्देश्य लूटना ही था, क्योंकि वहाँ धन होता था, पैसा होता था, गोल्ड होता था, जैसे सोमनाथ लूटा गया, ठीक। तो अब बाबर ने कब क्या किया या फिर किसी ने कब क्या किया, अगर उसको हम 47 के बाद देखने की कोशिश करेंगे तो क्या कहीं ये हमारी राष्ट्र की एकजुटता पर प्रश्न खड़ा नहीं करेगा? तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे हम? सर मुझे लगता है कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं सर, पुराने गड्ढे मुझे उखाड़ने नहीं चाहिए। लेकिन सर सबसे पहले हमको लोगों की सोच को ही बदलना होगा सर। जैसे कि सर, जैसे मैंने बोला कि सर्वोच्च सदन ही अगर इस तरीके के वो करेगा, तो सोशल मीडिया में आए दिन हम देखते रहते हैं कि मुसलमान लड़के से मुसलमान हिंदू लड़की की शादी हुई तो उनकी हत्या हो गई सर। लेकिन ऐसे केसेस बहुत हैं सर। सबसे पहले सोशल मीडिया ही इसका, सर हम बोलते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। हम आज देखते हैं आए दिन ऐसे बहुत केसेस होते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की को हिंदी लड़के ने मारा, मुस्लिम ज़्यादातर हम देखने को ये मिलता है कि मुस्लिम ने हिंदू को मारा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा। लेकिन ऐसे कई केस हैं जिनमें हिंदू लड़के या लड़की ने मुस्लिम लड़के या लड़की को मारा। ऐसे केस हमारे समाज में छुपाए गए हैं आए दिन, और इनकी संख्या मुस्लिमों के मारने से ज़्यादा है सर। तो ऐसे केस का सबसे बड़ा से अभी मीडिया को जाता है कि मीडिया ऐसे केस बहुत छुपाती हैं। ऐसे में तो सर बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष का तो सवाल ही नहीं। तो चलिए, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात रखी। तो मैं उम्मीद करूँगा ये क्लास 11th से कि जो भी बच्चे आगे निकल के जाएँ भविष्य में और राष्ट्र की मुख्य धारा में आएँ तो वो बखूबी अपना काम करेंगे। और ये सब की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, हम कि राष्ट्र की इंटीग्रिटी कैसे भी हो ये बनी रहनी चाहिए। क्योंकि इस राष्ट्र को बनाने में हमारे जितने भी शहीद रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
आज चाहे हमको थाली में आज़ादी मिली है, हम कुछ बोल लें, लेकिन जितने भी भीड़ भाड़ रहे हैं हमारे, हम अगर 1857 से देखते हैं, चाहे वो झांसी की रानी हैं, चाहे वहाँ पे कुंवर सिंह हैं, चाहे तात्या टोपे हैं, ठीक है, बाद के दिनों में सर सैयद हैं, फिर कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, वहाँ जितने लोग आते हैं, बाद में गांधी आते हैं, सुभाष हैं, पटेल हैं, तो ऑलमोस्ट, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा है और उन्होंने इस देश की एकजुटता और लोगों के सुखी और संपन्न जीवन की कामना के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी 47 से पहले, तभी राष्ट्र बन पाया है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम राष्ट्र की रक्षा करें। और लेकिन साथ साथ एक बात और स्टूडेंट्स के लिए भी होती है कि राष्ट्र की संपत्तियों की भी रक्षा करें भैया। इकॉनमी एक बड़ा फैक्टर है या नहीं है? अभी यहाँ पर जीआईसी में गवर्नमेंट ने हमें सब सुविधाएं दी हैं। हमारे पास अच्छे स्मार्ट बोर्ड हैं, अच्छे चेयर टेबल्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फेंसिंग बढ़िया सी हो गई हैं, पेंटिंग हो गई है, कई एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम कहीं पर भी किसी संपत्ति को सोचेंगे तो स्कूल का हमारा नहीं है, अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, चाहे वो पानी का नल है, चाहे बिजली का बल्ब है, चाहे कुर्सी टेबल है, कोई मैप है, कोई चौक है, कुछ भी है, तो फाइनली हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्र की संपत्तियों को ख़त्म कर रहे हैं। और जब इस तरह से हमारी इकोनॉमी ख़त्म होगी इन संपत्तियों में, तो धीरे धीरे हमारा उठना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक पहली तो प्रायोरिटी ये भी है, चाहे स्कूल में चाहे स्कूल के बाहर, जहाँ भी हमें कोई पब्लिक चीज़ दिखती है, ठीक है, उसको हम लोग उसकी रक्षा करें, उसको मैनेज करें। एक ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसमें हम सबको पैसा लगा हुआ है। किसके निजी तो छोड़िए आप, लेकिन जहाँ हमने देखा रास्ते में बल्ब लगा हुआ है, किसने लगाया? नगर पालिका ने लगाया, पालिका ने बजट बनाया। बजट कहाँ से आया? स्टेट से आया। ठीक, हमने बल्ब फोड़ दिया, हमारे क्या जा रहा है? लेकिन ऐसे में क्या है, इन छोटी छोटी चीज़ों से हम क्या करते हैं? राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो राष्ट्र की संपत्तियां हुए, राष्ट्र का चरित्र हुआ, और राष्ट्र के लिए कुछ करने की बात पहले से क्या चला आ रहा है, ये अलग मुद्दा है। यदि आपके अंदर कोई नया विचार है और विचार श्रेष्ठ है, तो उसको आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर करेंगे। तो ठीक है, आपके साथ वार्तालाप बहुत अच्छी रही। बहुत जल्दी जो है हम फिर मिलेंगे किसी नए इश्यू को लेकर। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों, एक छोटी सी बातचीत थी क्लास 11th के बच्चों के साथ। हमने आज उनके विचार जाने विभिन्न मुद्दों पर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।